रात का समय था, बादल भी साफ थे। गांव में बिजली भी जा चुकी थी। मदनपुर गांव की गलियां भी सुमसाम थी, लेकिन गांव के नुक्कड़ पर बनी रामू की चाय की दुकान अब भी खुली थी। वही छोटी सी दुकान जो हर शाम गांव के लोगों की हंसी और मजाक चलती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। सबके आंखों में डर था। गांव में बीते कुछ दिनों से जो अजीब घटनाएं घट रही थी, उन्हीं की चर्चा हो रही थी। इसी माहौल में चुपचाप दुकान पर पहुंचे गांव के मास्टर जी। अरे क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? हर रोज हंसी और मजाक चलता है, वहाँ आज सबके चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? कोई बोलेगा भी या सब मौन व्रत ले लिए हैं? मास्टर जी, आपके लिए अदरक डाल के चाय बनाई है, अभी एकदम गरम और कड़क तैयार है। रामू, आज जरा बिना अदरक के और बिना दूध डाले ही चाय बना के देना। सिर में भारीपन सा लग रहा है, शायद मौसम की मार है। बिरजू, सुरेश, तुम दोनों कुछ बताओ तो सही। इतनी चुप्पी, कुछ तो बात है जो सबको खाई जा रही है। मास्टर जी कैसे कहें, आप तो जानते हैं गांव की हालत। हर वक्त बिजली जाती है, लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। गांव के बाहर जो हवेली है, वहां से कोई भी जाके लौट आता है, उसे कुछ ना कुछ हो जाता है। अजीब हादसे हो रहे हैं गांव में। अब तो दिन में भी उस रास्ते से जाने के लिए सब गांव के लोग डर रहे हैं। बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में ना बोले तो ही अच्छा है। सभी चौंक जाते हैं, ध्यान से सुनने लगते हैं। तभी रामू बोलता है, मास्टर जी, मैं अभी चाय बनाता हूँ। सबके मन में डर रहता है बेटा, लेकिन कोई बताता नहीं है। सब लोग अपना अच्छा सोचते हैं, कोई भी किसी की मदद नहीं करते हैं। सब लोग सिर्फ दूसरे का नुकसान देखते हैं, लेकिन किसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। सबके भीतर एक सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे सबकी आंखें भर आती हैं। मास्टर जी, आप जैसे लोग ही तो गांव की असली लीडर होते हैं। मास्टर जी, आपकी बातें दिल को चुभती हैं, लेकिन सच होती हैं। सच हमेशा कड़वा होता है रामू। किसी भी हालत में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम उस मुसीबत का हल जरूर निकालेंगे। ये काम और दिन अधूरा नहीं रहना चाहिए। सबके मन में डर था, लेकिन मास्टर जी की बातें सुन के सबको राहत मिलती है। मास्टर जी और सब उसी के बारे में सोच रहे थे। तभी भागते भागते और हाफती हुई आवाज आती है, मास्टर जी, मास्टर जी। अरे रघु, तू यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मास्टर जी, खुशालपुर से फोन आया था। मामा ने बताया है कि नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा है कि हालत बहुत गंभीर है, हमें अभी चलना होगा। लेकिन बेटा, खुशालपुर तो 10 किलोमीटर दूर है और अब तो रात के 10 बज गए हैं। इस अंधेरे और सुनसान रास्ते में जाना क्या ठीक रहेगा? मास्टर जी, जंगल के बीच रास्ते से जाएंगे। और नानी है वो मेरी, उनका मेरे बचपन में कितना साथ रहा है। आपने देखा है ना, जब मेरे दादाजी बाहर रहते थे तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, खिलाया। मैं कैसे इस हालत में उन्हें अकेले छोड़ दूं? मास्टर जी भी सोच में पड़ जाते हैं। रघु को समझ जाना अभी मुमकिन नहीं है। मास्टर जी को पता था, सब डर जाते हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ वो तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती है,
लेकिन बेटा यह रास्ता रात में बहुत वीराना हो जाता है। ऊपर से जंगल के पास से भी निकलना पड़ेगा। तूने सुना ही होगा, पिछले महीने पास के गांव से 2 लोग रात में निकले थे, फिर वापस नहीं आए। मास्टर जी, डरने से नानी की हालत नहीं सुधरेगी। क्या पता सुबह तक कुछ मास्टर जी, अगर हम देर कर गए और कुछ हो गया तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? बिरजू और सुरेश भी अब धीरे धीरे बातचीत में शामिल होते हैं। मास्टर जी, रघु ठीक कह रहा है। हम भी जानते हैं रघु की नानी माँ बहुत नेक इंसान है। अगर हालत सच में खराब है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। सब साथ है, जवान खून, डर किस बात का। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा, लेकिन मन बहुत बेचैन हो रहा है। एक और हवेली की बातें, दूसरी ओर यह अचानक फोन। सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। मास्टर जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आप मेरे साथ चलिए, हम नानी से मिलकर 4 घंटे में लौट भी सकते हैं, और अगर जरूरत हुई तो वहीं रुक जाएंगे। मास्टर जी, रघु ठीक सही बोल रहा है। चारों साथ रहेंगे तो किसका डर नहीं रहेगा। सब साथ में जाएंगे। मास्टर जी गहरी सांस लेते हैं, कुछ पल चुप रहते हैं और बोलते हैं। तुम्हारी बात सुनकर दिल भारी हो गया। मुझे माफ करना बेटा, तुम सबको मुसीबत में ले जा रहा हूं मैं। हम साथ जाएंगे, लेकिन मन में डर मत रखना। हमारा सफर अच्छा होगा। रहस्य अब केवल हवेली तक सीमित नहीं रहा। क्या खुशहालपुर तक का सफर सुरक्षित होगा, या इस रात के अंधेरे में कोई और साजिश छिपी है? चलिए देखते हैं। चारों जंगल की ओर निकलते हैं। चारों गांव के बाहर के रास्ते से चलते जा रहे थे। सिर्फ कुछ फीट दूर तक जंगल का रास्ता था। चारों ओर गहरी खामोशी थी। पेड़ों की छाया रास्ते पर अजीब आकृतियां बना रही थी और तेज हवा भी चालू हो गई थी। जैसे जैसे जंगल का रास्ता नजदीक आ रहा था, वैसे सबके मन में डर चालू हो गया था। तभी सब चलते चलते कब्रिस्तान के नजदीक आए होते हैं। सब रुक जाते हैं, सबके मन में डर रहता है। तभी बिरजू बोलता है। मास्टर जी, यह रास्ता तो दिन में भी थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन रात को तो मानो हर पेड़ से कोई हमें देख रहा हो। सच कहूं तो मेरा भी मन घबरा रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। देखो ना, हवा भी कैसी अजीब सी आवाज कर रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आप लोग डर मत फैलाइए, अभी हमें बहुत दूर जाना है। मन तो मेरा भी बेचैन हो रहा है। अभी कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान है, वही सबसे डरावना हिस्सा है। वहां अक्सर चलते वक्त कोई मिलता है। बिरजू और सुरेश, अगर कुछ अजीब लगे ना तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, सबका डर थोड़ा कम होगा। रघु, तेरी बातों से डर और बढ़ रहा है। चलो जल्दी उस कब्रिस्तान के रास्ते को पार कर लें। रघु, अभी हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो अभी ये भी रास्ता पार कर लेते हैं। मास्टर जी की बात सुन के सब चलते आगे जाते हैं। कब्रिस्तान में आने के बाद सब डर जाते हैं। सब तेजी से चलते हैं। सब डरे होते हैं, लेकिन सब साथ है, इसके लिए थोड़ा डर भी कम होता है। जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर आते हैं, सबको राहत मिल जाती है। तभी सबको आगे से चलते कोई आदमी आता दिखाई देता है। तब सब रुक जाते हैं।
रघु, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रास्ता सुनसान है, दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आता। ये सामने से कौन आ रहा है? मास्टर जी, आप डरे मत, हम 4 लोग हैं। वो तो अकेला है, उसे डर नहीं लग रहा है, तो हम क्यों डरे? कुछ तो अजीब है। पुलिस की पेट्रोलिंग तो 3 में होती है, यह अकेला क्यों खड़ा है? तुम लोग कौन हो और इस सुनसान रास्ते में क्या कर रहे हो? ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मास्टर जी, ये अकेला पुलिस, मुझे तो डर लग रहा है। मास्टर जी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? क्या एक दूसरे को बोल रहे हो? तुम लोग इस वक्त कहां से आ रहे हो और कहां पे जा रहे हो? बिरजू और सुरेश, तुम डरो मत। सर नमस्ते, हम मदनपुर से आ रहे हैं और खुशहालपुर जा रहे हैं। मेरी नानी की तबीयत खराब है, रात को ही खबर आई तो निकलना पड़ा। इतनी रात को जंगल के रास्ते जा रहे हो? तुम लोग जानते नहीं, यहां कई बार अजीब घटनाएं हुई है। जी सुना है, लेकिन क्या करे साहब, मजबूरी है। बुजुर्ग महिला है, हालत गंभीर है। माफ कीजिए, लेकिन आप यहां अकेले, आपकी जीप, आपकी टीम नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस वाला कुछ देर चुप रहता है, फिर अचानक मुस्कुरा देता है। एक अजीब मुस्कान, ठंडी और अस्वाभाविक, और बोलता है, मैं जहां होता हूं वहां किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, और संभल के जाना, रास्ता डरावना है और रात भी। सब लोग डरे होते हैं। सब लोग वहां से निकलना ही अच्छा समझते हैं और निकल जाते हैं। सिर्फ एक सुनसान जगह, ठंडा और रहस्यमय रास्ता। अभी भी पिछले पुलिस वाले की बातें रहस्यमय थी, सबको परेशान कर रही थी। सबका डर थोड़ा कम हुआ होता है, तभी सबको वही पुलिस फिर से दिखाई देता है। सब लोग डर जाते हैं। मास्टर जी, मुझे सामने फिर से वही पुलिस दिखाई दे रहा है। मास्टर जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप ही इस मुसीबत से हमें बाहर निकालिए। रघु, तुम ठीक बोल रहे हो, ये पुलिस बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सुनिए, आप तो हमें कुछ देर पहले मिले थे ना पीछे मोड़ पर? पीछे मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यही खड़ा हूं। हम लोग खुशहालपुर जा रहे हैं, हमें जल्दी जाना है। रात गहरी होती जा रही है, हर कोई खुशहालपुर नहीं पहुंच पाता। जाओ, जल्दी जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब लोग डरे होते हैं। हवा भी तेज होती है। मास्टर जी को पता होता है कि सब डरे हुए हैं, इस जगह से जल्दी निकलना होगा। चारों जाते वक्त एक रास्ते में एक शक्ति प्रकट होती है और बोलती है, तुमको ये रास्ता पार करना है तो मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। मास्टर जी, अभी क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा पहला सवाल है, पृथ्वी से भारी क्या है? पृथ्वी से भारी माता है। मेरा दूसरा सवाल है, सोच के जवाब देना, किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। अब मेरा आखिरी सवाल है, काजल से भी अधिक काला क्या है? काजल से भी अधिक काला कलंक है। आप लोगों ने सब सवाल के उत्तर सही दिए हो।
आप लोग नेक इरादे से निकले हों। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी मुसीबत अब खत्म हो गई है। इतना बोलने के बाद रोशनी गायब हो जाती है। रघु मास्टर जी और बिरजू सुरेश सब राहत की सांस लेते हैं और निकलते हैं। थोड़ी देर रास्ता पार करने के बाद वो रघु की नानी के घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ रघु, तुम लोग इतनी रात को आए हो? सब ठीक तो है ना? मेरा खुशालपुर में एक जरूरी काम था, इसलिए हम आए थे। आप लोग थक गए होंगे, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। इतना बोल के रघु की नानी चाय लाने जाती है। तब रघु मास्टर जी को बोलता है, मास्टर जी ये सब क्या हो रहा है? नानी तो ठीक ठाक है। मुझे मामाजी का फोन भी आया था, नानी की तबीयत ठीक नहीं है करके। तुम सब लोग इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख और दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। इस तरह ये काली रात खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।